जी हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। अभी जैसे कि मैं हमने पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का कुछ पार्ट देखा था। कुछ पार्ट उसका बाकी रह गया था। हमने कहा था कि आपका मैं ये 3 वीडियो में और ना हो सके तो चौथी वीडियो में मैं पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा। आज उसका दूसरा पार्ट है। आप सभी इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका पूरा है और जो इसका जो पीडीएफ है वो आपका तैयार हो रहा है। बस आपको जैसे ही तीसरी वीडियो आएंगे उसके साथ पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें जो मेरी अनुभव की है मैं उससे इसको शेयर करना चाहूँगा। किसी इंसान को कामयाब होने के लिए आ, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें 3 अहम बातों पे मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे जब आप इंसान के अंदर जुनून होता है, जुनून आपको वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप वो कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और इसके साथ अगर आपके पास अनुभव है या फिर कोई एक ऐसे टीचर हैं जो आपके गार्जियन है, जो आप उसके पास अनुभव हो, जो आपको डायरेक्शन दे, तो वो आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तीनों ही चीज़ों का हमारे जीवन में अहम रोल है। खैर, इस मोटिवेशन के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ और हम लोग चलते हैं आगे क्लास की तरफ। आज हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत सारे परिवर्तन हम आपको दिखाएंगे बीच में अभी। आ, आ, प्रतिबिंब टॉपिक से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज प्रतिबिंब क्या है। सर्वप्रथम प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, यानी फोटो। हम जो अपना फोटो प्रतिबिंब आए दिन हम सभी सुबह शाम मिरर के सामने, आईने के सामने देखते हैं, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार के अलग अलग दर्पण में अलग अलग तरह से बना करते हैं। तो प्रतिबिंब हम यह कह सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु, कोई एक बिंदु है जहां से प्रकाश स्रोत निकल रही है, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे इस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनेंगे आप। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना मतलब कि ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन हमें आभास होगा कि सच जहां हो सकता है कि कटेगा, मिलेगा, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर हमने बोला प्रतिबिंब, ध्यान से देखेंगे बेटा। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक एवं काल्पनिक। और इसको आभासी भी कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव, आप शब्दों का, मैंने बार बार कहा था कि अगर किसी भी चीज को पढ़ना है तो शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। वास्तव मतलब होता है सही में, रियल में, सच्ची बात है, सच्ची घटना। काल्पनिक वैसी घटना जो हो नहीं रहा, जो सोची हुई हो, मन से किया गया हो कोई चीज। वास्तविक जिसको हम आभास करना भी कहते हैं या आभासी भी कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ से शब्दों से पता लगाया हमने कि वास्तविक इसको कहते हैं रियल। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, काल्पनिक मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कहेंगे हम इसको पूरा। अगर किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में एक दूसरे को काटती है, किरणें आपस में वास्तव में एक दूसरे को अगर काटेंगे तो तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। फिर पुनः काल्पनिक के लिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
किसी बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होगी तो हम उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। याद रखेंगे, इस दो शब्द, सिर्फ दो लफ्ज का फर्क है, दो शब्द, कि वास्तव में मिलती हो यानी काटती हो एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करती हो, एक दूसरा ये कि ऐसा लगता हो, प्रतीत होता हो कि यहां पर आके मिलेगी। अभी हम उसका केस देखेंगे, लेकिन आप इसको पहले समझें। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। इन सभी का अपना अपना कई सारे गुण, कई सारे गुण भी है इन सभी का। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब में हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरे को वास्तव में काटती है। काल्पनिक में हम कहेंगे कि यह काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो ये उल्टा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी बनेगा तो सीधा बनेगा। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग जानते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? दर्पण में आपको दिखा दूं, आए दिन हम जिसमें अपना शकल, अपना चेहरा देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं। ये देखो बेटा, आपके लिए मैंने दर्पण भी लाया। ये दर्पण है आपका। अब इस दर्पण में हम आपको दिखाते हैं। दर्पण जो होता है इसका दो सतह होता है, एक होता है रजतीत और एक होता है परावर्तक। रजतीत सतह, जैसे यहां पर आप देखेंगे ये पेंट किया हुआ सतह आपको दिख रहा होगा बेटा, ये रजतीत सतह है। यहां देखें, इधर हम किसी चीज को रखते हैं तो इसका फोटो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, देख बन रहा है, इसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैंने अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब मैं किरण मारूं, किरण दूं, तो यहाँ पर देखें आप, लेजर लाइट ये दिखता है, ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इस तरफ मारूंगा तो नहीं दिखाई दे रहा। ये चूंकि रजतीत सतह है और ये आपका परावर्तक सतह है, जिधर से किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा। ये आपने देखा, ठीक है, जो हम लोग घर में डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपना शकल देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो दर्पण पढ़ने वाले हैं, यहाँ जो हम लोग दर्पण पढ़ने वाले हैं उसके बारे में क्या पढ़ेंगे सर? तो दर्पण में हमने सबसे पहले सतह की बात की। दो सतह है, रजतीत सतह और परावर्तक सतह, शायद आपको समझ में आएगा। अब हम दर्पण के प्रकार को देखते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण वापस से बेटा दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अब बात यह आती है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं जो दर्पण अभी जो मैंने दिखाया था आपको, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उसके कई सारे गुण हैं, और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के कई सारे गुण हैं, और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के कई सारे गुण हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये दर्पण होता क्या है। जब कोई दर्पण सीधा हो, जिसका परावर्तक सतह एकदम सीधा हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जस्ट लाइक ऐसे, ये समतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे मैंने ये लिया एक खोखला गोला, अगर इसका बाहरी भाग को मैंने कर दिया रजतीत, याद रखेंगे, अ से अवतल, अ से अंदर। अगर परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, अ से अवतल, अ से अंदर, परावर्तक सतह अगर अंदर की ओर हो तो वो अवतल दर्पण होगा। दूसरी तरफ मैंने यहां पर लिया और इसके भीतरी सतह को मैंने क्या कर दिया, पेंट। याद रखेंगे, ऊ से उत्तल, ऊ से उभार। अगर उभरी हुई सतह अगर परावर्तक हो, यहां पर देखेंगे ये सतह परावर्तक है इसका, यहां पर देखें ये सतह परावर्तक है इनका। अगर उभरी हुई सतह परावर्तक हो तो उत्तल, अगर
अंदर की सतह परावर्तक हो तो अवतल, अ से अवतल, अ से अंदर, उसे उत्तल, उसे उभरी हुई सतह परावर्तक, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। अच्छा, ये कैसे प्राप्त होता है सर? तो आप किसी खोखले गोले को आप समझे से क्या? खोखला गोला वैसा गोला जिसके बीच में कुछ नहीं पाया जाता हो, जस्ट लाइक फुटबॉल, आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक फुटबॉल कोई खोखला गोला है, इसका कोई सेंटर भी होगा, ये हो गया आपका सेंटर। हमने इसका क्या किया कि कुछ भाग को काट लिया, यहां से मैंने इसको काटा, ऐसे यहां से मैंने काटा इसको, ठीक है, ये कट गया। कटने के बाद क्या हुआ, हम अवतल दर्पण से गोलीय दर्पण के कुछ बिंदु को हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया है कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं। अगर मैं इसको बाहरी सतह से अगर मैं इसको रस्तित कर दूं, अब जो मेरा दर्पण प्राप्त हुआ वो हो गया आपका अवतल। अगर मैं इसको भीतरी सतह से रस्तित कर दूं तो मेरा जो दर्पण प्राप्त हुआ इसको हम कहेंगे उत्तल, जो हम अभी जान चुके हैं। अब इससे प्रमुख कई सारे तथ्य हैं जिसको हम लोग अभी धीरे धीरे जानेंगे। जैसे ये एक गोलीय दर्पण लेते हैं हम, आप लोग आराम से वीडियो को देखें, सारे टॉपिक को एकदम क्लियर वे में आराम से शांति से समझाया जाएगा। पढ़ाई का मतलब होता है बेटा शांति से आराम से समझना, पढ़ाई को महसूस करने की चीज़ होती है। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आप ऐसे यूं ही आए और हो जाएगी, नहीं, पढ़ाई पे आपको पूरी तरह से दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिस प्रकार से आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से आप कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं कि कब कौन सी घटना घट रही है, उसी प्रकार आपको यहाँ भी देखना है। अगर आप वीडियो देखने आ गए हैं तो आप पूरी ध्यान पूर्वक एकदम एकदम 100% आप समय दें, मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आपको चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा था, चूंकि ये एक किसी खोखले गोले का भाग है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, याद रखें, इस सेंटर होगा। और इस पे कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया ध्रुव। ध्रुव क्या होता है सर? ध्रुव को हम पी से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे ध्रुव को बेटा जी किससे डिनोट करते हैं? पी से। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव किसी भी दर्पण पर स्थित वह बिंदु होता है जहां से दर्पण दो बराबर भागों में बढ़ती है। कितने भागों में? दो बराबर भागों में। तो मैं अंदाजे से ले लेता हूं, ये लीजिए, ये हो गया आपका P। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग बेटा कहते हैं C। C, अब ये C कौन सा होता है सर? ये किसी ना किसी खोखले गोले का भाग है। इसका जो सेंटर होगा, ये जो गोला है, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वही इस आपके इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? इसे हम R से दिखाते हैं बेटा, याद रखेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ये देखें आपका C हो गया, ये हो गया P, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कि अवतल दर्पण के केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही, अवतल दर्पण के केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही वक्रता त्रिज्या यानी R कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे, फोकस। इसको हम लोग F से दिखाते हैं, याद रखेंगे, कैपिटल F लिखेंगे आप, स्मॉल f नहीं लिखेंगे। F क्या है सर? तो इस C और P के बीच में एक मध्य बिंदु होता है जहां से C की दूरी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या की दूरी एवं P की दूरी यानी कि ध्रुव की दूरी, दोनों ही दूरी समान होती है, बराबर होती है, उसे हम फोकस कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ये जो इसको हमने वक्रता त्रिज्या कहा ना, इसको प्रधान या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। मतलब मुख्य मतलब मेन लाइन, इसके समांतर, समांतर मतलब बराबर दूरी पे अगर किरणें आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। जैसे इसका कोई एक मिडिल पॉइंट आएगा, मैंने ये ले लिया, जिसको हम फोकस कहेंगे, F कहेंगे। यहां से इस फोकस से मैं आपको बता दूं, ये जो दूरी है ना, ये अगर A है
तो बेटा आपको याद रखना चाहिए ये भी दूरी ए ही होगा, यानी पी तक का दूरी ये भी ए होगा, मतलब दोनों ही दूरी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको सी और एफ जितना होगा वही पी और एफ होगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रधान या मुख्य अक्ष। अभी जस्ट मैंने कहा कि ये जो सी है वक्रता केंद्र और ये जो पी है, ये जो दोनों इन दोनों केंद्रों को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी को हम प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखेंगे बेटा, ये जो है इसी को हम प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आगे क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। फोकस दूरी, इसी वजह से मैंने कहा था वहां पर फोकस को एफ से दिखाएंगे, क्योंकि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। फोकस दूरी क्या होता है, ये फोकस बिंदु है, यहां से पोल तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी P से F तक की दूरी को, P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। सर P से F तक आपने क्यों कहा, क्योंकि कोई भी दूरी बेटा याद रखेंगे ध्रुव से मापी जाती है। कभी भी कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। जब हम चिन्ह परिपाटी अभी इस चैप्टर के अंतिम में जाके पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें हम बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे इस बात को कि कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। उसके बाद एक पॉइंट है फोकस दूरी, यहाँ पर दो बार हो गया, सॉरी, फोकस दूरी दो बार हो गया है यहाँ पर। इससे पहले द्वारक को हम देख लेते हैं, द्वारक क्या होता है। ये कोई दर्पण है, इस दर्पण का जो ये चौड़ाई होती है, इसी को हम द्वारक कहते हैं, याद रखेंगे, इसी को हम द्वारक कहते हैं। अच्छा, यहां पर मैं जरा सा इसको यहाँ पर परावर्तक सतह, परावर्तक एवं रजदीप कर देता हूँ एक टॉपिक ये आपके इसमें, तो आपको समझ में आएगा। जो पेंट किया हुआ भाग है वो रजदीप है, और जिधर से किरणें आके टकरा के परावर्तित होती है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। हमें यकीन है कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, क्या अंतर है अवतल दर्पण में, इतना आपको समझ में आया। सारी पॉइंट आपको, सारी बिंदु है कि ध्रुव वह बिंदु है, ध्रुव वह बिंदु है जहां से दर्पण दो बराबर भागों में बंटती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है। वक्रता केंद्र क्या है, तो जिस खोखले गोले का यह भाग है उसका जो केंद्र होता है उसी को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से डिनोट किया जाता है। फोकस, प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल F से दिखाया जाता है। प्रधान या मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या जो त्रिज्या कहते हैं, उसी को ही प्रधान या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। एवं उसके बाद क्या था, फोकस दूरी, P से F की दूरी को, यानी ध्रुव से फोकस की बिंदु की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद द्वारक, किसी भी दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसी को हम द्वारक कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, परावर्तक सतह एवं रजदीप सतह, वह सतह जो पेंट क्या हो, कलई क्या हो, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अभी मैंने दिखाया था आपको। और जो जिस सतह से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखें आप, ये आपको कलई क्या हुआ भाग है जिसे हम परावर्तक सतह कहेंगे बेटा। और ये सतह जिधर से हम अभी ये क्या नाम कहते हैं, अभी लेजर लाइट मार के हमने दिखाया था, जिधर से यहाँ पर देखेंगे परावर्तन हो रहा है, इसे परावर्तक सतह कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आएगा। आगे हम चलते हैं। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, कैसा है, वो सब मैं बताऊंगा। अभी पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको सिर्फ,
अवतल का पॉइंट। जैसे सबसे पहले अवतल की मैं सबसे पहले कुछ करूं तो इसका फिगर बना लेता हूं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, दोनों का फिगर मैं सबसे पहले बना लेता हूं। आपको पता है अगर अंदर वाला परावर्तक हो तो अवतल, तो अ से अंदर, अ से अवतल, तो बाहर रचित कीजिए। फिर अगर बाहर वाला तो अंदर से फिर रचित कीजिए, तब तो बाहर आएगा परावर्तक सतह, क्योंकि ऊ से उत्तल, ऊ से उभरे हुए सतह। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। एक फिगर हमने दिखा दिया। दूसरा आप देखेंगे अवतल में क्या होता है बेटा, तो अवतल की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है। माइनस भी कहने का मतलब ऋणात्मक, नेगेटिव। उत्तल की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक, यानी प्लस भी, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और छोटा दोनों ही बनता है। अवतल में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब। पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उत्तल में जो प्रतिबिंब बनता है बेटा सिर्फ केवल छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। तीसरी चीज, फिर हम चलते हैं अवतल का उपयोग हम हजामती के रूप में करते हैं, उत्तल का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। यह भी एक अंतर है। इसमें आप यह लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक प्राप्त होता है, लेकिन उत्तल में बेटा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, और आप एक और अंतर लिखें इसमें, तो इसमें उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा व सीधा दोनों ही प्राप्त होगा, क्योंकि वास्तविक और सीधा दोनों ही प्राप्त होता है। प्रतिबिंब, लेकिन इसमें बेटा केवल सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये अंतर है आपका। ऐसे और भी बहुत सारे अंतर है जिसको आप लिख सकते हैं। सब मैं गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख, ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम लोग अभी डील करेंगे। गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख बनते हैं, प्रतिबिंब का जो बनना होता है वो कैसे होता है अभी देखेंगे हम। इसको मैं मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख, किरण आरेख समझते हैं आप? सबसे पहले किरण आरेख को समझे। जो आरेख किरण, किरण का जो ये जो एक चित्र होता है इसी को किरण आरेख कहते हैं। किरणों के द्वारा जो चित्र बनता है इसी को किरण आरेख कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख कैसा होता है, तो गोलीय दर्पण सर्वप्रथम हम ले लेते हैं। चलिए कोई एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का है कि बात जैसे ही आई तो समझ जाए कि आप अवतल या उत्तल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने अवतल दर्पण ले लिया है। अब गोलीय दर्पण के किरण आरेख में पॉइंट नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। याद रखेंगे मुख्य अक्ष के, तो P पहले ले लूं मैं और ये ले लूं, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। इसको C, इसको P, बीच में कोई बिंदु एक आएगा जो F होगा। तो मुख्य अक्ष का इसके समांतर जब किरणें को हम भेजेंगे तो ये दर्पण से परावर्तन होगा, टकराएगा बेटा। टकराने के बाद ये जो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाएगा। तो ये इधर से भी हम भेजेंगे तो वही होगा।
यानी कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे किरण तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा, याद रखेंगे फोकस। अच्छा, वक्रता केंद्र की दिशा में ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 वक्रता केंद्र की दिशा में, फिर मैंने किरण, याद रखें ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका F। अगर वक्रता केंद्र, समझ रहे हैं ना आप, ये इसको कहते हैं वक्रता केंद्र बेटा। अगर इसकी दिशा में किरण भेजेंगे तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होना है, जिस रास्ते से आएगा किरण, किरण का आना होगा उसी रास्ते से जाना होगा। मतलब यह, अगर ऐसे किरण आ रहे हैं, अच्छा इसमें मैंने दिशा नहीं दिखाया बेटा, ये इधर से आना हुआ इनका, यहाँ से टकराने के बाद इधर जाना हुआ। यहाँ पर किरण इस तरह इधर से आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। यानी वक्रता केंद्र की दिशा में अगर किरणें आ रही है उसी पथ पे वापस लौट जाती है। लिखेंगे यहाँ पर उसी पथ पर, याद करने के लिए, वापस लौट जाती है। तीसरा, फोकस की दिशा में केंद्र। तीसरा पॉइंट यहां मैं बना देता हूं आपका। अगर फोकस की दिशा में आए तो क्या होगा? ये हो गया आपका P, ये हो गया C, ये हो गया F। अगर इस बार किरण फोकस की दिशा में जाए तो क्या होगा? ये लीजिए फोकस, इसकी दिशा में किरण को हमने यहां से भेजा, ये इधर से जाना हुआ बेटा, यहां से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, क्यों? यहां पर आपने देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जब भेजा था तो ये किरण कहां से आई थी? फोकस से होकर। इस बार फोकस से भेजेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इसके सीधी एकदम। मतलब क्या हुआ, किरण इधर से गया, यहां से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। याद रखेंगे, जब फोकस की दिशा में भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से। अब चौथा पॉइंट, अंतिम पॉइंट, ध्रुव की दिशा में वक्रता केंद्र। अगर मैं ध्रुव पे भेजूं, यहां पर मैं बना देता हूं बेटा चौथा, अगर मैं ध्रुव की दिशा में भेजूं, ध्रुव समझ रहे हैं ना आप, मैंने आपको बताया था वह बिंदु जहां से क्या हो, दर्पण कितने भागों में बटे? 2 बराबर भागों में बटे बेटा। ये P, ये C और ये मान लो ये F। इस बार जो है ना किरण आपका ध्रुव की दिशा में आ रही है। मानो कि यहां से कोई किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इस ध्रुव पे आई तो ये किरण आ रही है। जितने के कोण से ये किरण का आना हुआ है, याद रखें उतने के ही कोण से ये, इतने के ही झुकाव से ये बराबर से इधर से गुजरेगी। तो जब भी ध्रुव की दिशा में किरणें आएंगी तो ये ऐसा ही होगा कि जितने के कोण से वो, जितने के झुकाव से वो किरण आएगी उतने के झुकाव से वो किरण वापस चली जाएगी। आपने 4 किरण आरेख देखा, याद रखेंगे। देखें, अगर पहला वाला जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा किरण जब आप वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। इस पॉइंट को एकदम याद रखना है क्योंकि प्रतिबिंब बनाने में आपको काम आना है। तीसरा, जब अगर फोकस की दिशा में भेजेंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। फोकस की दिशा में भेजेंगे, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वो, क्योंकि पार तो होना नहीं है, क्योंकि एक तरफ से मैंने क्या कर दिया, उसको रस्तित कर दिया, पेंट कर दिया, तो टकरा के वापस होना है। वापस जो होंगी वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। उनके बाद अगर हम इसको ध्रुव की दिशा में भेजें तो क्या होगा, तो ध्रुव की दिशा में जितने के कोण से आएगी ना उतने के कोण से वापस चली जाएगी। समझ आया आप लोगों को? अब जो इनके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का ये है कि प्रतिबिंब बनेगा कैसे। फिर उनके बाद 2-4 फिर चिन्ह परिपाटी अंतिम है। फिर आपको F बराबर R/2 सिद्ध करना है। फिर उसके बाद क्या नाम कहते हैं, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। उसके बाद चैप्टर क्लोज होगा। तो अभी बहुत सारी चीजों को हमने देखा, शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह गई हो या फिर आपका डिमांड हो कि सर इस टॉपिक पे बनाइए, वो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर इस टॉपिक पे बनाएं। और मैं आपको कहता हूं कि आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी टॉपिक पे आप कहें तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगा और बेहतर वीडियो लेके आऊंगा जहां से आपको एक बार में एकदम 110% समझ में आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप उसको एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे तब। क्योंकि जब सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं बेटा कि जब मैं फिगर ड्रॉ करता हूं आप उसको ध्यान से देखें मैं फिगर कैसे ड्रॉ कर रहा हूं।
मैं कहां पर कौन सा पॉइंट डाल रहा हूं, कहां पर किस बिंदु को रख रहा हूं और उसको क्या नाम दे रहा हूं और क्या कह रहा हूं। सबसे अहम यही होता है। और वो अगर आपको समझ में आ गया ना, चीजों को जब आप फील करना शुरू कर दिए ना बेटा, तो पढ़ाई आपकी हो गई। रटने का कभी मत सोचो। अच्छा, अभी आपका टाइम कम है, इस वजह से मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ते रहना है, लड़ते रहना है। मैदान में आ गए हैं तो निकलना नहीं है, जाना नहीं है। इंशाल्लाह हम लोगों की फतेह होगी, ठीक है। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। और बहुत जल्दी से लाइव ऑप्शन, हमें यकीन है कि आप लोग बहुत जल्दी लाइव ऑप्शन दिलवाएंगे और बहुत जल्दी लाइव ऑप्शन आ जाएगा अपने संस्था का, अपने चैनल का। और फिर पढ़ाई जो होगी वो अप लेवल की होगी। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था कर रहा हूँ और फिर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।